हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले के सारे सेट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए पहले मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन था, उस मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ। उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को दे रहा हूँ। अब जो आगे जीएस का क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हर्ट रॉट रोग किस में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुकंदर में जो है वो हर्ट रॉट नामक बीमारी होती है। अगर हम बात करते हैं ये होता किससे, तो ये मैग्नीज के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। तो ये जो है वो करता है साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से याद रखने वाली बातें हैं कि इसकी खोज मिलर ने 1955 में किया था, परंतु इसका जो नामकरण है वो लिथाम ने किया था। साइटोकाइनिन जो है वो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन अगर यह ऑक्सीन की उपस्थिति हो तो यह कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन कारक नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं CO2 की, तो CO2 प्रभावित करता है। CO2 की मात्रा अगर बढ़ती है तो श्वसन दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश की भी मात्रा करती है, क्योंकि प्रकाश की जो उपस्थिति होती है उसमें श्वसन की जो दर होती है वो बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं O2 की, तो ऐसे तो नॉर्मल जब 19% O2 रहता है तो कोई फ़र्क 90% से ऊपर रहने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ने घटने पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जब तक कि O2 की जो मात्रा हो 19% से ऊपर हो। 19% से नीचे आ जाती है तब ये इन्फ्लुएंस करता है। और नेक्स्ट है हमारा दाब जो कि नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कास्टिक पोटास किसको कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम लोग KOH कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, KOH। अगर हम बात NaOH की करते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, CaOH का होल2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से कौन अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस नहीं है। तो देखिए पैनक्रियाटिक जूस की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेप्सिन जो है वह पैनक्रियाटिक जूस नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिप्सिन की, तो अगर हम लोग बात करते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो एंजाइम है वह प्रोटीन को पचाने के लिए होता है, और एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए होता है। तो जो पैनक्रियाज जो होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन सबको पचाने के लिए एंजाइम होता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज जो है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 सुमेलित करने के लिए कह रहा है, या इसको अगर आप लोग सुमेलित कीजिएगा तो देखिए रक्त प्लाज्मा किसके साथ मैच करेगा, हल्के पीले रंग के तरल रंग का पदार्थ के साथ मैच करेगा। एल्बुमिन की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा ओस्मेटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन की बात अगर करते हैं तो ये संक्रामक रोगों से रक्षा, और फाइब्रोब्रिनोजेन की अगर बात करते हैं तो ये रक्त का अस्कंदन के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मोती के मुख्य अवयव कौन है। तो अगर हम बात करते हैं मोती के मुख्य अवयव तब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये प्रकृति में चूना, पत्थर, संगमरमर आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो सीपी के अंदर धीरे धीरे एकत्रित होकर कड़ा रूप ले लेता है। और मोती जो होता है वो मुख्यतः सीपी के जीवों के द्वारा ही छोड़ा गया एक तरल पदार्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक पायासी कारक है। देखिए पायासी कारक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब कोई कोलाइड होगा उसमें एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारों कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं। इसी कोलाइड को हम लोग पायस इमल्सन कहते हैं। और सबसे बड़े पैमाने पर जो पायसी कारक के रूप में होता है वो साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारहीनता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए भारहीनता का मतलब जहां गुरुत्वाकर्षण की स्थिति जीरो हो जाएगी उसी को हम लोग
हीनता कहेंगे, क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है mg, तो जहाँ g का मान 0 तो W के मान 0। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पानी जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री पर सेल्सियस पर उबलता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा C/5 इज इक्वल टू F-32/9। यहाँ पे C सेल्सियस है और F फ़ारेनहाइट को डिनोट करता है। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किसी प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो ये केचुआ में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। केचुआ से याद रखिएगा ये एनिलिडा संघ का एक प्राणी है और इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये जनरली मिट्टी को खाकर मल के रूप में फास्फोरस युक्त मृदा निकालता है, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसीलिए इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक फ्यूज तार मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फ्यूज तार की तो ये टीना और सीसा का मिश्र धातु होता है और इसका गलनांक जो है वो कम होना चाहिए और प्रतिरोध जो है वो उच्च होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कोहरे में से निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो कोलाइडी तंत्र की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि कोलाइड जो है वो एक प्रकार का विषमांगी विलयन है, जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। तो अगर हम बात करते हैं कोहरे की तो कोहरा जो है वो गैस में द्रव का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में द्रव का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसी घोल की अम्लता या क्षारता को ज्ञात करने के लिए pH एक पैमाना है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं pH की तो pH को प्रदर्शित करते हैं हम लोग माइनस लॉग और H प्लस आयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं pH मान की तो pH स्केल दिया था किसने, सोरेनसेन ने 1909 में pH स्केल दिया था और हमारा जो शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। किण्वन की अगर बात करते हैं तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है प्रोटीन सदस्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की तो प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। तो देखिए अगर हम लोग आवर्त की बात करते हैं तो प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व है और यह सबसे छोटा आवर्त है। अगर हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे आवर्त की तो इसमें 8 और 8 तत्व हैं, इसलिए इसको लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व है, यह सबसे बड़ा आवर्त है। और 7वां आवर्त जो है वो अपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा और 5वां और छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मैच करने के लिए कह रहा है अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करे। तो अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो ये मैच करेंगे गृह सूचना प्रसारण विभाग था इनके पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो खाद्य और कृषि विभाग था इनके पास। जगजीवन राम की बात करते हैं तो श्रम विभाग था और लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था। इसके अलावा भी कुछ और याद रखिएगा, जैसे कि जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था, सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था और आशा फली के पास रेलवे विभाग था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि के लिए और 93 जो था वो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए था। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से कि 208 सीट कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम लीग को, 7 सीट अन्य विभिन्न दल को और 8 स्वतंत्र उम्मीदवारों को सीट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार है, जो कि हमारा भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है। और जो है कोई भी भारतीय नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। अगर हम भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51। भाग 5 में संघ का विवरण है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 और भाग 6 में राज्य का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो यही गलत है। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में तो 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 का एफ जो था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। बाद बाकी अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करना, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह की रीट जारी करना, ये भी सही है। और अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार के उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो सहकारी समिति की अगर बात करते हैं तो ये भाग 9 का ख में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर भाग 9 की बात करते हैं तो भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 के क में नगर पालिका है और भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो देखिए पहले तो ये देख लीजिए, राष्ट्रपति बहुत सारे का नियुक्ति करता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य हो गए, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब के सदस्य, ये सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। स्पीकर की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि लोकसभा स्वयं ही उसे अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन कर लेता है या चयन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और भी चीज़ें याद रखिएगा। इसके तहत पहला तो यही हुआ था कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके द्वारा कंपनी को पहली बार उसकी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई थी। तो संविधान सभा की चुनाव की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को 208 सीट मिला था, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था और अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 208 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये कहा गया है कि जो संसद है वो नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति है उसके पास, या फिर पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो और इसे जो है वो साधारण बहुमत से पास किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में कुल कितने संसदीय सीट है। तो देखिए अगर हम लोग लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 40 है और राज्यसभा की सीट 46 है। यहाँ कुल संसदीय सीट पूछ रहा है तो दोनों को ऐड करने के बाद हो जाएगा 56, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 56। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी। तो देखिए ये सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर नहीं देने संबंधी अभियान जो था वो चंपारण से प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो ये जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, उसके बाद हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनारस अधिवेशन। अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सारे नारे लगाए गए थे। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन का विचार जो था वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे राजकुमार शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। से याद रखिएगा इनके ही कहने पे गांधी जी को चंपारण आने के लिए इन्होंने ही प्रेरित किया था। साथ ही साथ इनसे एक चीज़ याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु हो गई थी 54 वर्ष की आयु में 1929 में। अब जब 1929 में इनकी मृत्यु हो गई थी तब जो अंग्रेज अधिकारी था यमन, जिससे शुक्ल जी लगातार 25 वर्षों से लड़ते आ रहे थे, वही अंग्रेज अधिकारी इनके श्राद्ध काम के लिए 300 रुपये भेजता है और कहता है कि राजकुमार शुक्ल जो है वो चंपारण का अकेला मर्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और फिर मीनू मसानी, ये सब मिल के 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम था जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ही नहीं, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यही थे, मैकडोनाल्ड। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना था। तो ये जो था वो बिहार का जो क्षेत्र था वो दिल्ली और बंगाल के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई थी। तो ये क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था मार्च 1942 में और भारत छोड़ो आंदोलन फिर उसके बाद शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इससे याद रखिएगा इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड सुमेलित है। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्टड ये भी सुमेलित है। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध की, तब ये हुआ था 1817 से लेकर 1819 के बीच और लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो शासनकाल था वो था 1813 से लेकर 1823। तो यहाँ लॉर्ड हार्डिंग प्रथम नहीं होगा बल्कि यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। अगर हम बात करते हैं तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध की, तो इसी युद्ध के बाद जो थी मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो समाजवाद क्यों पुस्तक लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। तो ये इलाहाबाद में पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। और कब? 1 नवंबर 1858 को।
और इसी में यह घोषणा की गई थी कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा अब अंग्रेजी राज में कोई नए क्षेत्र शामिल नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया था। वहां से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले थे? तो शिवाजी जो थे वहां से 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1966। शिवाजी से याद रखिएगा यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनसे एक संधि याद रखिएगा पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुआ था। महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मत। शिवाजी का राज्याभिषेक जो था वो 16 जून 1674 को रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली 10 साला बंदोबस्त प्रारंभ की गई थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पुलाज, परती, चाचर और बंजर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो औरंगजेब की अगर हम लोग बात करते हैं तो औरंगजेब जो था वो नक्शबंदी सिलसिला को अपनाया था। क्यों? क्योंकि नक्शबंदी सिलसिला जो है वो सबसे कट्टर इस्लामी सिलसिला माना जाता है और औरंगजेब जो था वो भी एक कट्टर मुगल शासक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब से याद रखिएगा इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसने 1679 में बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया था और ये जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेज बहादुर, उनको इस्लाम न कबूल करने के कारण 1675 ईस्वी में दिल्ली में मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट। एलोरा की गुफाओं की अगर बात करते हैं तो एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्धों का, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं का और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफा है। अगर हम राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग, इसका राजधानी था मान्यखेट। अगर हम चंदेल की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे नन्नुक और इसकी राजधानी थी खजुराहो या महोबा। अगर हम चोल वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे विजयालाल, इसकी राजधानी थी तंजौर। अगर हम बात करते हैं पल्लव वंश की तो इसकी संस्थापक थे इसके सिंह बर्मन चतुर्थ और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है किस बौद्ध संगति के आयोजन के बाद महात्मा बुद्ध को देवता मान लिया गया? तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि इसी बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो जो महायान शाखा के जो थे लोग थे वही बुद्ध को देवता के रूप में पूजना आरंभ कर दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ बौद्ध संगति। अगर हम प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो ये राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया है माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माध्यमिक सूत्र। अगर हम बात करते हैं नागार्जुन की तो नागार्जुन से याद रखिएगा इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं सूर्य सिद्धांत की तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो भारत में जो सबसे पहले सोने के सिक्के हैं वो हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंद यूनानी। लेकिन अगर पूछे कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे, सर्वाधिक पूछ ले तब फिर हो जाएगा आंसर गुप्तों के द्वारा। अगर हम बात करते हैं हिंद यूनानी की तो हिंद यूनानी से याद रखिएगा हिंद यूनानी भारत के पहले ऐसे शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि यह सिक्के किन किन राजाओं के द्वारा जारी किया गया है। हिंद यूनानी से एक और चीज़ याद रखिएगा कि हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का उपयोग की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जो है वो सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्वा द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्न में से कौन सी बेरोजगारी समग्र मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है तथा मांग में वृद्धि के साथ ही समाप्त हो जाती है? तो ये होता है चक्रीय बेरोजगारी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी से याद रखिएगा, यह एक अल्पकालिक बेरोजगारी होती है और मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो कीमतें घटने से मांग बढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। कीमतें घटने से मांग बढ़ती है, बिल्कुल सही है। कीमत बढ़ने से मांग घटती है और कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ती है, तो ये भी सही है। लेकिन कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ती है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। अगर हम बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसके अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास। इसका गठन हुआ है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC और इसके मेंबर कंट्री हैं 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है मुद्रास्फीति के दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल से एक और चीज़ याद रखिएगा, योधाबू ऐप, ठीक है, ये जो ऐप है ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि वो ड्रग माफियाओं से निपट सके। केरल की अगर बात करते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की, तो प्रत्यक्ष कर वो होता है जिसका मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसके ऊपर सरकार कर लगाती है। अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की, तो अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिस करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे पूछ रहा कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर नहीं है, सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो ये होता है विंध्ययन पहाड़ियाँ से, चट्टान प्रणाली से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करते हैं धारवाड़ की, तो धारवाड़ से याद रखिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा इत्यादि खनिज प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करते हैं गोंडवाना की, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है किस देश ने हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो ये अमेरिका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगर हम बात करते हैं WHO की, तो इसकी स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में, इसके मेंबर कंट्री 194 और इनके हेड टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई है? तो देखिए वन नीति की शुरुआत की गई थी 1894 में, उसके बाद इसमें 1952 में एक संशोधन किया गया और फिर 1988 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1988 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय के महाभारत श्रेणी से नहीं होता है? तो देखिए हिमालय के महाभारत श्रेणी से महानंदा, कमला, बागमती ये सब का उद्गम जो है वो हिमालय के महाभारत श्रेणी से होता है। लेकिन जो अजय नदी है, ये जो नदी है वो दक्षिण बिहार की ओर बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन है। तो देखिए यहाँ नवीनतम पूछा है, तो नवीनतम हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक श्रेणी। लेकिन अगर पूछ ले सबसे प्राचीनतम, तब आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो लुसाई हिल्स जो है वो मिजोरम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। लुसाई पहाड़ी को हम लोग मिजो हिल और ब्लू पीक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित में से किस श्रेणी को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। तो खनिजों का संग्रहालय हम लोग कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी को, यानी म्यूजियम्स ऑफ मिनरल्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी से एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, बिल्कुल सही है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं, ये भी सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, ये भी सही है। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, ये भी सही है। तो यानी इसमें चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही है। अगर हम बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई की, तब है 6100 किलोमीटर। और अगर आप द्वीपों की तटीय रेखा को उसमें सम्मिलित कर दीजिएगा, तब वो जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। तो माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी। अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं तो गोदावरी नदी से याद रखिएगा एनीकट बांध, बेतवा नदी से एक और बांध याद रखिएगा राजघाट बांध, ठीक है। कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं तो कृष्णा नदी से याद रखिएगा श्री सैलम और नागार्जुन सागर बांध, और कावेरी नदी से याद रखिएगा मेंटूर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है। तो ये जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो सर्वाधिक लक्षद्वीप और सबसे कम दादर नगर हवेली। तो यहाँ पूछ रहा है क्या सर्वाधिक, तो सर्वाधिक हो जाएगा लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और राज्य में पूछे तो सर्वाधिक केरल, सबसे कम बिहार। अगर जिला में पूछे तो सर्वाधिक जो है एक सरचीप जिला है मिजोरम का वो, और न्यूनतम जो है वो अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ज्वारीय बंदरगाह देखिए कांडला, हल्दिया, कोलकाता, ये सब जो है वो ज्वारीय बंदरगाह के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला। अगर पूछ ले भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, तब हो जाएगा चेन्नई। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तब हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नागरहोल जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक से और भी याद रखिएगा जैसे बांदीपुर हो गया, बनरघट्टा हो गया, अंसी हो गया। केरल की अगर बात करते हैं तो केरल से याद रखिएगा पेरियार, साइलेंट वैली, पंपापादम, अनाईमुडी, अन्नामुडी। और तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु से याद रखिएगा मुदुमलाई, मन्नार मैरीन, अन्नामलाई। गोवा से याद रखिएगा महावीर राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता कितने डिग्री देशांतर गुजरात पर अवस्थित है। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर हम ऐसे बात करते हैं तो यहाँ क्या है हमारा उत्तरतम बिंदु है, उत्तरी पॉइंट है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट पर, इसको हम लोग इंदिरा कॉल बोलते हैं। ये जो है हमारा वो पूर्वोत्तर बिंदु है, इसको हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट कहते हैं। ये किवतु अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही पूछा था 68 डिग्री 7 मिनट जो कि गौर माता गुजरात है। और अगर यहाँ की हम लोग बात करते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 अक्टूबर। और इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में। अगर हम बात करते हैं 29 जून को, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। अगर हम बात करते हैं 20 जून की, तो 20 जून से याद रखिएगा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगर हम बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान से और भी लोक नृत्य याद रखिएगा। झूमर के साथ साथ पनिहारी हो गया, गणगौर हो गया, ये सब राजस्थान की लोक नृत्य है। अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात से याद रखिएगा गरबा, रासलीला। छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा कर्मा, डागला, पाली, नवारानी। यूपी से याद रखिएगा नौटंकी, कजरी, झूला, जैता, ये सब यूपी का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर की अगर बात करते हैं तो ये ब्रिज से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज से। एक और ट्रॉफी का नाम याद रखिएगा, रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी। अगर हम बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी से याद रखिएगा बेटन कप, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। गोल्फ की अगर बात करते हैं तो गोल्फ से याद रखिएगा बाकर कप, राइडर कप, डनिहाल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। बैडमिंटन की अगर बात करते हैं तो बैडमिंटन से याद रखिएगा नारंग कप, अमृत दीवान कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो अजात शत्रु, देश रत्न, ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो मैंग्रोव वन का जो विकास है वो अगर हम देखते हैं तो खारे समुद्री जल में भी हुआ है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन पश्चिम बंगाल, कच्छ की खाड़ी में हुआ है, और मीठे जल में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा भाग में हुआ है। तो खारे जल में भी होगा और मीठे जल में भी होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा देश स्थल देश है? तो बोलोविया है और पराग्वे भी है। ये दोनों जो है वो दक्षिण अमेरिका का स्थल देश है, उरुग्वे नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और अभी तत्कालीन इनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन है वो किया जाता है ऑर्निथोलॉजी से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में पाई कौन जाती है, तो रेडॉन पाई जाती है। तो रेडॉन को छोड़ के जितना भी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहे हैं निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो यहाँ निम्नलिखित में से अगर देखते हैं चारों ऑप्शन में तो सबसे अधिक जो है वो पोटेशियम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ट्रांस हिमालय में आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब। अगर हम बात करते हैं बृहद या ग्रेट हिमालय के, तब एवरेस्ट, कंचनजंगा। मधु या लघु हिमालय की, तो पीर पंजाल, धौलाधर। तो यहाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग को अगर इससे कुछ सीखने के लिए मिलता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोगों का मार्क्स कितना आ रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।